Hello everyone, welcome to the channel Bio Expert। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में। इन दैट हमने पढ़ा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो हमारे लिपिड के सिंथेसिस करता है, हम जो ड्रग्स खाते हैं उसका डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था गोल्गी एपरेटस के बारे में। तो जो भी हमारे प्रोटीन्स हैं या जो भी हमारे एंजाइम्स हम उसे पास कर रहे हो, क्या कर रहा है, उसका मॉडिफिकेशन कर रहा है, उसका पैकेजिंग कर रहा है, उसको सॉर्टिंग कर रहा है, मतलब जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ उसे भेज रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सीक्रेटरी वेसिकल्स के बारे में। सीक्रेटरी वेसिकल्स वैस्कुलर ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके अंदर हमारे एंजाइम्स है, जिनके अंदर हमारे हॉर्मोन्स है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जब भी उनकी रिक्वायरमेंट हो तो ये सीक्रेटरी वेसिकल्स वहाँ जाकर हॉर्मोन्स या एंजाइम्स रिलीज करेंगे। ठीक है, अगर हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है उस पर्टिकुलर हार्मोन या एंजाइम की तो हमारे जो सेल्स है वो कंटिन्यूसली उसका प्रोडक्शन करते ही रहते हैं। ठीक है, सो इतना पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में। टुडे वी विल स्टार्ट विथ आवर न्यू टॉपिक दैट इज लाइसोसोम, पेरिऑक्सीसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो लाइसोसोम्स क्या होता है? लाइसोसोम्स आर द वेस्क्यूलर ऑर्गेनल्स। वेस्क्यूलर ऑर्गेनल्स मतलब ऐसे ऑर्गेनल्स जिनका शेप वेसिकल जैसा। वेसिकल मतलब कैसा? या तो स्फेरिकल शेप हो या तो ओवल हो, और ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है। और ये कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड। तो ऐसा अगर कोई भी स्ट्रक्चर हुआ ना तो हम उसे क्या बोलेंगे? वेसिक्यूल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है? ये बेसिकली करता क्या है? इसका काम होता है प्रोवाइड इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, मतलब कि आपका जो भी सेल है, ठीक है, सेल के अंदर फॉर एग्जांपल आपको प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। तो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो सेल है ना वो कच्चा प्रोटीन चबा जाएगा। ठीक है, जो भी प्रोटीन होगा उसे आपका सेल ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करने के बाद उस प्रोटीन का यूज़ करेगा। सिमिलरली अगर उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, तो ये नहीं कि वो जो कच्चा कार्बोहाइड्रेट है उसे खा जाए, नहीं। कार्बोहाइड्रेट है या फिर जो ग्लाइकोजन है उसे ब्रेक करेगा, उसे ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और फिर उसे यूटिलाइज करेगा। ठीक है, तो ये जो ब्रेक का काम होता है वो सेल के अंदर कौन करता है? लाइसोसोम। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रोवाइड इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि काम तो ये क्या कर रहा है? डाइजेशन का ही कर रहा है। ठीक है, इट डाइजेस्ट। अब ये क्या क्या चीज़ों को डाइजेस्ट करता है? सबसे पहले डैमेज्ड सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपका कोई सेल स्ट्रक्चर ऐसा है जो डैमेज्ड है, अगर वो सेल स्ट्रक्चर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो क्या करेगा कि आपका ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो मैं आगे समझा ही रही हूँ, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम करके। वो एंजाइम क्या करेगा? आपके जो स्ट्रक्चर डैमेज्ड है उसके कांटेक्ट में आएगा और क्या कर देगा? उसे तोड़ देगा और उसे डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, एक और चीज़ कि इसे ना हम सुसाइड ऑर्गेनल भी बोलते हैं। सुसाइड ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं। क्यों? देखो, अगर आपका सेल है बाय चांस किसी भी रीज़न की वजह से वो डैमेज हो गया हो, अगर छोटा सा डैमेज हो सकता है कि आपका सेल है वो क्योर कर दे, लेकिन अगर डैमेज सीवियर हो और अगर आपका सेल जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है या ठीक नहीं हो पाएगा, तो ये लाइसोसोम क्या करता है ना कि खुद बर्स्ट हो जाएगा और उसके अंदर का जो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करता है वो पूरे सेल में फैल जाएगा और आपका जो सेल है वो खुद ब खुद मर जाएगा। ठीक है, मतलब ये जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद कर रहा है, मतलब जिस सेल के अंदर रहेगा उसी सेल को ये मारेगा अगर वो सेल अच्छे से काम नहीं करेगा तो इसीलिए उसे सुसाइड ऑर्गेनल भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसका फंक्शन है कि जो भी डैमेज सेल स्ट्रक्चर है उसका डाइजेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट
digests food particles ingested by cells, ठीक है। सेल्स जो भी पार्टिकल्स खाएगा उसका डाइजेशन करेगा। क्यों? क्योंकि सेल्स को रिक्वायरमेंट होगी, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होगी। कच्चा तो नहीं खा सकते, तो उसका डाइजेशन करने के बाद उसे यूज करेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो रिमूवल ऑफ अनवांटेड मैटर, यानी कि जो भी मैटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो भी कचरा वचरा भरा हुआ है, उसे भी आपके सेल से बाहर करेगा, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोसेस है ना, वो आगे नेक्स्ट वीडियोस में एंडोसाइटोसिस है, एक्सोसाइटोसिस है, इन टॉपिक्स के नाम पर इसका जो पूरा प्रोसेस है वो डिटेल में मैं समझाऊंगी फर्दर, ठीक है। ये इट्स जस्ट अ ब्रीफ बेसिक आइडिया कि आपका जो लाइसोसोम है वो क्या करता है, कैसे करता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में समझेंगे, ठीक है। ओके, तो अब ना हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। देखो, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको वेसिकुलर स्ट्रक्चर, मतलब कि ये या तो ओवल या तो स्पेरिकल शेप का होगा, ठीक है। अरे ये तो ना ओवल लग रहा है ना स्पेरिकल लग रहा है, लेकिन ठीक है भाई, ऐसा ही शेप का होगा, ठीक है, ओवल या स्पेरिकल। अब ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के आजू बाजू एक मेम्ब्रेन होगी, और इस मेम्ब्रेन को मैं क्या नाम दूं? लिपिड बाइलेयर। नाम नहीं है उसका, लेकिन लिपिड की बनी हुई है। आपको याद है ना कि आपका जो सेल का स्ट्रक्चर है, सेल का जो स्ट्रक्चर है उसके आजू बाजू भी एक लिपिड बाइलेयर होती है, जिसके अंदर अजीब अजीब जात के प्रोटीन्स घुसे हुए होते हैं। एक घुसा हुआ होता है, एक उड़ता हुआ लहराता हुआ होता है ना। तो वैसा ही एक लिपिड बाइलेयर होता है, वो आपके लाइसोसोम के आजू बाजू, मतलब लाइसोसोम जो है उसकी मेम्ब्रेन है, उसकी मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड बाइलेयर की, ठीक है। अब ना थोड़ी उसकी साइज की बात करें, क्योंकि भाई साइज ऑफ अ लाइसोसोम्स मैटर, ठीक है। कुछ और नहीं समझ आया यार, प्लीज कुछ और मत समझना। चलो, तो इसका जो डायामीटर है, लाइसोसोम का जो डायामीटर है वो 250 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक का होगा, ठीक है। तो ये डायामीटर किसका है? लाइसोसोम का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कि ये जो आपके लाइसोसोम्स है ना, लाइसोसोम्स के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्युल्स प्रेजेंट हो गए। लाइसोसोम्स के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्युल्स, मतलब कि देखो, लाइसोसोम्स हैव लार्ज नंबर ऑफ small granules present inside it that are filled with हाइड्रोलाइटिक नहीं, हाइड्रोलेज एंजाइम, ठीक है। हाइड्रोलेज एंजाइम, और हम इसे बोलेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। अब देखो, आपका जो ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर ना छोटे छोटे ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो छोटे छोटे ग्रैन्युल्स बहुत सारे नंबर्स में प्रेजेंट होंगे, और इन ग्रैन्युल्स के अंदर आपका हाइड्रोलेज, जिसे आप डाइजेस्टिव एंजाइम भी, हाइड्रोलेज एंजाइम, या आप इसे डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहते हैं, ये प्रेजेंट होगा, जो आपके सेल का डाइजेशन करेगा, आपके जो भी फूड पार्टिकल्स है उसका डाइजेशन करेगा। तो ये जो एंजाइम है उसका नाम क्या है? हाइड्रोलेज एंजाइम, या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम का ही नाम है हाइड्रोलेज एंजाइम, ठीक है। अब ना मैं आपको एक और एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं, काम का पॉइंट बताती हूँ। देखो, ये जो आपका हाइड्रोलेज होता है ना, हाइड्रोलेज की जो कंसेंट्रेशन होती है, हाइड्रोलेज इज हाई इन कंसेंट्रेशन, इसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है।
ठीक है, ये बताने का मतलब ये है कि आपका अगर ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो लिपिड बायलेयर की जो मेम्ब्रेन है, अगर वो नहीं प्रेजेंट होगी तो क्या होगा कि आपका जो ये हाइड्रोलेज एंजाइम है ना, ये हाइड्रोलेज एंजाइम आपकी सेल के अंदर फैलता जाएगा और आपके जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, छोटे बड़े, काम के न काम के, सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो ये एक ना लिपिड बायलेयर का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये जो हाइड्रोलेज एंजाइम है उसे वो बाहर नहीं निकलने देगा। ठीक है, ओके। लेकिन फिर भी ना कभी कभार क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन जो होती है अगर वो टूट गई बाई चांस, अगर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक हो गई या टूट गई तो क्या होगा कि आपका जो सेल है या तो वो डैमेज हो जाएगा, या तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा आपके सेल का, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, या तो फिर आपके सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो है वो हो सकती है अगर आपकी जो ये लिपिड की मेम्ब्रेन है, लिपिड बायलेयर है, वो सही ढंग से ना प्रेजेंट हो या किसी और रीज़न की वजह से टूट जाए। ठीक है, एक और पॉइंट कि ये जो स्मॉल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, स्मॉल ग्रैन्यूल्स की साइज क्या है, इसका जो डायामीटर है, इसका डायामीटर है अप्रॉक्सीमेटली 5 to 8 नैनोमीटर। ठीक है, इतना जो उसका डायामीटर है। ठीक है, so this was all about the topic lysosomes and now our next topic is peroxisomes। ठीक है, पेरोक्सीजोम्स भी ना लाइसोसोम जैसा ही होता है, मतलब वो भी एक आपका वेस्कुलर ऑर्गेनल होता है, लेकिन ना दो डिस्टिंक्ट फंक्शन होते हैं इसके जो आपको आपके लाइसोसोम्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है, पेरीऑक्सीजोम्स। ठीक है, इसके ना टू डिफरेंट फंक्शंस जो आपको आपके लाइसोसोम्स में नहीं मिलेंगे। फर्स्ट इज इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है, सबसे पहले कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है मतलब कि ये खुद ब खुद डिवाइड कर सकता है, इसको ना किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको किसी के भी एहसान की ज़रूरत नहीं है, अगर इसकी रिक्वायरमेंट हुई तो ये खुद ब खुद रेप्लिकेट करेगा। सेकेंडली कि जो आपका लाइसोसोम था उसके अंदर हाइड्रोलेज एंजाइम था, है ना, इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है उसका नाम है ऑक्सीडेज एंजाइम इज प्रेजेंट। ठीक है, अब ना ये डाइजेशन का काम कैसे करता है, और अगर वो डाइजेशन का काम कर रहा है तो ये जो पेरोक्सीजोम्स है इसका क्या फंक्शन होगा, पेरोक्सीजोम्स। ठीक है, देखो इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है वो ऑक्सीडाइज करके एक एंजाइम है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये ऑक्सीडाइज एंजाइम क्या करेगा ना, एक O2 ऑक्सीजन आयन को निकालेगा, ठीक है, और वो O2 ऑक्सीजन आयन है वो कंबाइन करेगा H2 आयन के साथ, मतलब कि हाइड्रोजन आयन के साथ। ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से लाया, देखो आपके जो सेल के ऑर्गेनल्स है, वेरियस ऑर्गेनल्स है, तो कहीं ना ये H2 मतलब कि जो हाइड्रोजन आयन है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज एंजाइम क्या करेगा, खुद का ऑक्सीजन आयन निकालेगा, कंबाइन करेगा उसे हाइड्रोजन आयन से कंबाइन करेगा, और उससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उससे क्या बनेगा, दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैसे लिखते हैं, H2O2। ठीक है, चलो अब इसने क्या किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना
हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक कैटालेज के साथ एसोसिएशन करेगा। एक कैटालेज, कैसा कैटालेज? कैटालेज का मतलब क्या होता है? जो किसी भी रिएक्शन को बढ़ावा देता है, राइट? तो एक कैटालेज, कैसा कैटालेज? ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम, मतलब कि एक दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम होगा जो प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज। मतलब देखो मैं समझाती हूँ, आपका जो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, वो आपका एक कैटालेज के साथ रिएक्ट करेगा या एसोसिएशन करेगा। ये कैटालेज क्या है? कैटालेज भी एक टाइप का ना ऑक्सीडाइज्ड आयन है, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम है। ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम मतलब कि जो ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका जो ये कैटालेज है वो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। कंबाइन करेगा या उसके साथ एसोसिएशन करेगा या उसके साथ कनेक्शन बनाएगा, और उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि देयर विल बी डाइजेशन ऑफ पॉइजनस substances present in the cell, present in the cell, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके सेल के अंदर जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं उसका डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। पॉइजनस चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ना किसी इंडिविजुअल ने अल्कोहल पिया, तो अल्कोहल अगर वैसे ही आपके बॉडी में एक्यूमुलेट करेगा तो उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को इफेक्ट होगा, आपके लीवर को इफेक्ट होगा, ठीक है। आपके बाकी जो किडनी का फंक्शन है उसको इफेक्ट करेगा। तो ये पेरोक्सीजोम्स क्या करते हैं ना, पेरोक्सीजोम्स क्या करेंगे कि ये अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अल्कोहल को क्या करेंगे? एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। एसिटाल्डिहाइड, देखो एसिटाल्डिहाइड भी ना बॉडी के लिए होता तो डेंजरस ही है, ठीक है। मतलब ये भी आपके डीएनए को डैमेज कर देगा, ठीक है। आपको कैंसर कॉज कर सकता है, आपकी इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है एसिटाल्डिहाइड। लेकिन फर्दर क्या होगा कि एसिटाल्डिहाइड का भी फर्दर डाइजेशन होगा और ये बनेगा एसिटिक एसिड, और ये क्या बनेगा? एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड एसिटिक एसिड में किसकी मदद से बना? एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस की हेल्प से आपका जो एसिटाल्डिहाइड है वो एसिटिक एसिड बना। देखो ये आपके काम की चीज़ नहीं है, आपके काम की चीज़ ये है कि अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड, मतलब अल्कोहल जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है उसे कन्वर्ट करता है इनटू एसिटाल्डिहाइड। कौन? पेरोक्सीजोम्स। कैसे? जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो आपका कैटालेज के साथ कंबाइन करता है, और उसके साथ कंबाइन करने के बाद वो डाइजेशन का काम करता है, ठीक है। अच्छा, अबे ये जो आपका पेरोक्सीजोम्स है इसका मेजर फंक्शन इज टू कैटाबोलाइज लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ठीक है। जो लंबी लंबी फैटी एसिड्स होते हैं ना उसका डाइजेशन करना होता है, ठीक है। तो ये उसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जो टॉपिक हमने बचपन से तो नहीं पढ़ा हालांकि, लेकिन ये टॉपिक आप 6th से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? हमारे सेल्स को एटीपी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एटीपी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एटीपी मतलब एनर्जी,
मतलब एटीपी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब मुझे एक बात सोचकर बताओ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया कितने प्रेजेंट होते हैं आपके सेल में? आपको क्या लगता है कितने प्रेजेंट होंगे? मतलब इसके जो नंबर है ना, वो हंड्रेड्स से लेकर थाउजेंड्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि आपके स्पेसिफिक सेल्स है जिनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल आपके मसल सेल्स है, आप जब एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा कि आपकी मसल्स को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उस टाइम पर ना मसल सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ज़्यादा प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर वेरी करता है सेल्स में, मतलब अलग अलग सेल्स में अलग अलग हो सकता है। मसल सेल्स है, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स में जो उसका नंबर है वो ज़्यादा है फैट सेल्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि फैट सेल्स को इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। ओके। और एक सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया की, द माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है। मतलब कि क्या कि ये भी आत्मनिर्भर है भाई, इसको न्यूक्लियस व्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही रेप्लिकेशन कर सकता है, ठीक है। रेप्लिकेटिंग, ठीक है। ये भी कैसा है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। अच्छा, और इससे क्या होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? एनर्जी मेटाबॉलिज्म, मतलब वही चीज़ कि वो आपका जो सेल है उसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इज इसके जो शेप है और इसकी जो साइज है, दैट कैन बी वेरिएबल, ठीक है। इसकी जो शेप है और इसकी जो साइज है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। अब ना हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। देखो, सबसे पहले ना देखो उसका साइज और शेप वेरिएबल होता है, लेकिन हमें जो थोड़ा बहुत पता है उस हिसाब से जो इसका डायामीटर होता है, उसका जो डायामीटर होता है, मतलब ये देखो, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका जो ये डायामीटर होता है ना यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना होता है? इसका डायामीटर होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 नैनोमीटर, ठीक है। और इसकी लेंथ, मतलब ये लंबाई में कितना होता है? 7 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर लॉन्ग, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। और ये अभी मैंने बताया कैसा होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। क्यों सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है? बिकॉज इट हैज इट्स ओन डीएनए, उसके पास उसका खुद का डीएनए है। मतलब तुम्हारे पास अगर खुद का बंदा है या खुद की बंदी है तो तुम क्यों ही दूसरी बंदी के पास जाओगे? नहीं, मतलब कुछ लोगों में ऐसे गुण होते हैं कि उनको कितने भी लोग दे दो उनके आजू बाजू में, उनका मन नहीं भरता, उनकी बात अलग है। लेकिन ठीक है यार, हम वैसे नहीं हैं। लाइक आप जितने लोग सुन रहे हो वो तो वैसे नहीं होंगे, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने स्टूडेंट से, ठीक है। चलो मजाक खत्म। ये इन शॉर्ट न्यूक्लियस के पीछे पीछे नहीं जाता क्योंकि इसके पास उसका खुद का डीएनए है, ठीक है। ओके। अब ना इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की ना एक इनर मेम्ब्रेन भी होती है, एक इनर मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। ये है उसकी इनर मेम्ब्रेन, ये है उसकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है ना उसमें कुछ फोल्डिंग्स प्रेजेंट होते हैं, और उन फोल्डिंग्स, ये दिख रहा है, ये फोल्डिंग्स दिख रहा है आपको, ये एक फोल्डिंग दिख रहा है आपको। तो ये जो फोल्डिंग है
folding of inner membrane is called क्रिस्टाई. अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ इसको क्रिस्टाई. ठीक है, ये जो इसके फोल्डिंग्स है, इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के ही थोड़े कुछ फोल्डिंग्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टाई. ठीक है, अब ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स. उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स. मतलब पूरा किससे भरा होता है? मैट्रिक्स है. और मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम्स. मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम्स. ठीक है, देखो अब इसका थोड़ा मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है, थोड़ा समझ. देखो ये जो क्रिस्टाई है ना, क्रिस्टाई के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स. ठीक है, मतलब कि ये जो क्रिस्टाई है उसके ऊपर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स लगे हुए होंगे. ठीक है, अब ये एनर्जी का सिंथेसिस कैसे करेगा ना, वो एक छोटे से प्रोसीजर के थ्रू दिया हुआ है. देखो ये जो आपके एंजाइम्स प्रेजेंट है ना मैट्रिक्स के अंदर जो आपके एंजाइम्स प्रेजेंट है वो एंजाइम्स आएंगे. फिर ये जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट है आपके क्रिस्टाई पे, वो आएंगे. उन दोनों के बीच में क्या होगा? एसोसिएशन होगा. उन दोनों के बीच में क्या होगा? कनेक्शन होगा. एंड दैट विल लीड टू ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. उससे क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन हुआ. जैसे ही न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन हुआ क्या रिलीज होगा? CO2 रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड. और उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? ATP. उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? ATP. ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, ओके. जब हमें हमारे जो मसल्स है, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे मसल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, राइट. तो जैसे जैसे हमारे सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो आत्मनिर्भर है, राइट. तो वो क्या करेगा? खुद ब खुद रेप्लिकेट होगा. ठीक है, रेप्लिकेट होगा, उसका नंबर बढ़ेगा. जैसे जैसे उसका नंबर बढ़ेगा मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइसोसोम्स. अच्छा, लाइसोसोम्स का ना एक छोटा सा उसमें एक चीज़ रह गई हमारी कि ये जो लाइसोसोम्स है ना, लाइसोसोम्स के अंदर एक्चुअली मैकेनिज्म क्या होता है? लाइसोसोम का मैकेनिज्म क्या होता है कि वो क्या करता है? एक हाइड्रोजन आयन लेता है. ठीक है, हाइड्रोजन आयन को ना वो ब्रेक कर देता है H+ में और OH में. ठीक है, ये H+ है ना, ये H+ जाके आपके एक मॉलिक्यूल के साथ चिपकेगी, ये OH जो है वो आपके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चिपकेगी और उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगी ये चीज़. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ प्रोटीन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ प्रोटीन. अच्छा, प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड्स से. मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स को मैं एक साथ जोड़ दूँ तो ये हमारा बनता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर. ठीक है, ये हमारा बनता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ये है अमीनो एसिड. ठीक है, अब अगर मुझे इस प्रोटीन का यूटिलाइजेशन करना है तो मुझे इसकी ये चेन को तोड़ के अमीनो एसिड्स को अलग करना होगा. तो क्या होगा कि मेरा एक जो हाइड्रोजन आयन है वो मेरे एक मॉलिक्यूल के साथ चिपकेगा, ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ चिपकेगा और उससे क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है इसके बीच में ना पेप्टाइड बॉन्ड होता है.
इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या होगा, ऐसे करके करते जो भी मेरे अमीनो एसिड्स है वो सारे अलग हो जाएंगे, जितने भी मेरे अमीनो एसिड्स हैं वो सारे अलग हो जाएंगे और फिर मैं उनका यूटिलाइजेशन कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। हाँ, ये चीज़ भी ना स्पेसिफिक होती है कि आपका H+ कहाँ जुड़ेगा और OH माइनस कहाँ जुड़ेगा, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत आपको फ़िलहाल नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अगर आपको प्रोटीन को ब्रेक करना है, अगर आपको प्रोटीन को ब्रेक करना है इनटू अमीनो एसिड्स, तो आपको लाइसोसोम्स की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली अगर आपको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है तो आपको ग्लाइकोजन को ब्रेक करना होगा विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स, तो आपका ग्लूकोज बनेगा जो आपका सेल है वो यूटिलाइज करेगा, ठीक है। सिमिलरली आपके जो लिपिड है, लिपिड भी कच्चा नहीं चबा जाएगा आपका सेल, लिपिड है उसका भी डाइजेशन कौन करेगा, लाइसोसोम्स, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, और फिर ये जो फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या करेगा, आपका सेल है उसे यूटिलाइज करेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा लाइसोसोम्स के बारे में, पेरीऑक्सीसोम्स के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। पेरोक्सीसोम्स है और लाइसोसोम्स का फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है, लेकिन दोनों में दो डिफरेंट चीज़ें क्या थी कि जो पेरोक्सीसोम्स है, एक तो वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है जो लाइसोसोम्स नहीं हो पाता है, एंड सेकेंडली कि जो आपका पेरोक्सीसोम्स है उसके अंदर ऑक्सीडाइज प्रेजेंट होता है। ऑन द अदर हैंड जो आपका लाइसोसोम्स है उसके अंदर हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप आपको सब समझ आया हो। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो या समवेयर आपका डाउट रह गया हो, देन यू कैन श्योरली राइट इन द कमेंट सेक्शन। Okay, so thank you, all the best. Let's meet in the next lecture.